नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल APS स्टडी हब पर। आज हम बात करने वाले हैं स्वर्णिम भारत के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद काल के बारे में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। और ये जो महाजनपद काल है ये हम पढ़ रहे हैं जो NCERT की क्लास 10 की जो किताब है उसके अनुसार। तो इसमें देखिए हम पढ़ते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो देखिएगा, भारत का इतिहास एवं संस्कृति अपने प्रारंभिक काल से ही गौरवशाली रही है। उत्खनन और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी स्वरूप दिखाई देता है। समुद्र पार प्रदेशों को द्वीपांतर कहा जाता था। शक्तिशाली जलियानों में यात्रा करके भारतीय ब्रह्मदेश, श्याम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान वे कोरिया तक पहुँचे और वहाँ अपना सांस्कृतिक प्रभाव स्थापित किया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाने लगा था। लौह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन कर दिया तथा इससे समाज में स्थायी जीवन यापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्थाओं को जर्जर बना दिया तथा छोटे छोटे जनों का स्थान बड़े जनपदों ने ग्रहण कर लिया। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी तक आते आते जनपद महाजनपदों के रूप में विकसित हो गए। तो महाजनपदों का जो विकास है वो ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के अंतर्गत आते हुए हुआ था। उससे पहले ये जनपद कहलाते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे। महाजनपद काल के अगर हम समय की बात करें तो 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व का जो काल है इसे महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे तथा इसके अलावा एक ग्रंथ और है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, उसके अनुसार भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से हैं तो देखिएगा, पहला महाजनपद है काशी। महाजनपद है काशी और काशी की राजधानी थी वाराणसी। इसके बाद में हम अन्य महाजनपद देखते हैं तो अगला महाजनपद देखिएगा 2 नंबर पर है कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अंग, जिसकी राजधानी चंपा। मगध महाजनपद, जिसकी राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। वज्जी, जिसकी विदेह या मिथिला थी। मल्ल, जिसकी कुशावती या कुशीनारा थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा। चेदी जो है उसकी राजधानी थी शक्तिमती। वत्स की थी कौशाम्बी। कौशल जो है, कौशल की राजधानी अयोध्या। और बुद्ध काल के अंदर इसमें 2 भाग, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। ये कौशल की 2 राजधानियां थी। पहले अयोध्या थी, बुद्ध काल में 2 भागों में बंट गई। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत तथा दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती बनी। अगला महाजनपद है पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। इसके अलावा अगला महाजनपद मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी विराटनगर
जिसे वर्तमान में बेराट कहा जाता है, राजस्थान के अंदर है। इसके अलावा अगला है सूरसेन, जिसकी राजधानी है मथुरा, अश्मक, पोतन या पाटली, और दक्षिणी भारत का ये एकमात्र राजवंश था। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी और एकमात्र महाजनपद था जो वर्तमान पाकिस्तान के भाग के अंतर्गत आता था। 16वां और अंतिम महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक। उपर्युक्त 16 महाजनपदों में दो प्रकार के राज्य थे। राजतंत्र और गणतंत्र। कौशल, वत्स, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। कौशल, वत्स, अवंती और मगध सर्वाधिक शक्तिशाली थे ये चारों। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु कौन थे? शाक्य। सुषमारगिरी के भाग, अलकंपक के बुल्ली, केशपुत के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कोसीनारा के मल, पावा के भी मल और पिंपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विजय थे। इन जो 16 महाजनपद है, इनमें से राजस्थान के अंदर प्रमुख जनपद कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं। वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। प्रमुख जनपद ये थे, यानी राजस्थान में कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जांगल, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। कहीं कहीं इनका नाम कुरु जांगला और माद्रे जांगला भी मिलता है। इस जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे इस समय नागौर कहा जाता है। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण समय को जांगलधर बादशाह कहते थे और बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। यानी इन जनपदों के बारे में हमें 10वीं की किताब में दिया गया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आप अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें तथा साथ साथ में इनके नोट्स भी बना लें। ये जांगल प्रदेश था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं मत्स्य जो जनपद है उसके बारे में। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के जांगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। महाभारत में कहा गया है कि सहाज नामक एक राजा ने चैदी तथा मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया। मत्स्य प्रारंभ में चैदी राज्य का और कालांतर में ये विशाल मगध साम्राज्य का एक अंग बन गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं सूरसेन की। आधुनिक बरत क्षेत्र में यह महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा राजधानी को मैथोरा कहते हैं, जिसे वर्तमान में मथुरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यादव वंश का शासन था। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस जिले का भाग जो है वो सूरसेन में नहीं आता, तो भरतपुर, धौलपुर और करौली का भाग जो है वो सूरसेन में आता है। इसके अलावा देखिएगा अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता है। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध भी इसी जनपद से
था, यानी सूरसेन जनपद से ही था। अगले जनपद की बात करते हैं, सीवी। सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी तथा राजा सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के शोरगोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिणी पंजाब की ये सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी। मेवाड़ के अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी जो है हमें प्राप्त होते हैं। मंदसौर के पास गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राजसत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संस्थागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। इसे अनयुविरोध कहा जाता था। जो विषय विवादग्रस्त होते थे उन पर मतदान कराया जाता था। मतदान में बहुरंगी सलाखाएं काम में ली जाती थी। संस्थागार जनपदों की सबसे बड़ी संस्था थी। यानी प्रश्न आ जाए कि जनपदों की सबसे बड़ी संस्था कौन सी थी, तो संस्थागार थी। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी सभा में होता था। विशाल गणराज्यों में केंद्रीय संस्थागार के अलावा प्रांतीय संस्थागार भी होते थे। कालांतर में गुटबाजी एवं आपसी फूट के कारण इन गणराज्यों का पतन हुआ। समकालीन राजतंत्रों की विस्तारवादी नीति न्यूनाधिक रूप से इनके पतन के लिए उत्तरदायी थी। ये हमारे महाजनपद काल और राजस्थान में स्थित जनपदों के बारे में हमने सामान्य जानकारी पढ़ी। इसी प्रकार अन्य जो टॉपिक है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।